वह खाना नहीं चाहती थी, वह पीना नहीं चाहती थी, बस गोलमोल होकर वहां पड़ी रहना चाहती थी। खाओ, उसे पानी का गिलास पीने के लिए उठाओ, यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए भी उठाओ। वह बस कहती रही कि वह थकी हुई है। मैं बहुत उलझन में थी। मैं सोच रही थी कि क्या मैं मर चुकी हूँ, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं सो रही हूँ, क्या। जेसिका सकोनी लगभग शीत निद्रा में चली जाती है। लगातार 10 दिनों तक सोती रहती है। डॉक्टर हैरान हैं और उसके माता पिता डरे हुए हैं। जब हमारी बेटी हमसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि उसके सिर में कुछ गंभीर रूप से गलत है। We look at the doctors for what they can't. If diagnosis is a mystery. – 2004 की शरद अर्थु में जेसिका सिस्कोन उपनगरीय न्यूयॉर्क में हाई स्कूल की एक नवागंतुक थी, सक्रिय और ऊर्जा से भरी हुई। मुझे बस संगीत से प्यार था और मैं अपनी तुरी और पियानो बजाता था और अपने दोस्तों के साथ घूमता था। उसने स्कूल में ट्रैक आजमाया, उसने टेनिस खेला, उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए यहाँ वहाँ विभिन्न खेलों का प्रयास किया, लेकिन मुख्य रूप से वह संगीत में रुचि रखती थी। वह सहज महसूस करती थी और हमेशा खुश और प्रसन्न दिखती थी और ज्यादा परेशानी नहीं होती। जेसिका सामान्य बचपन की बीमारियों से गुजरी थी, लेकिन वह हमेशा से मूल रूप से स्वस्थ थी। फिर एक दिन अक्टूबर 2004 में जेसिका कक्षा में जाग नहीं पाई। मैंने बहुत अजीब महसूस करना शुरू कर दिया। अब मैं वाकई में बेहद थका हुआ था और मैं कक्षा में सो रहा था और मैं कभी भी कक्षा में नहीं सोता। यह एक बुरा संकेत था। जेसिका उस रात जल्दी सोने चली जाती है, ये सोचकर कि उसे बस एक अच्छी नींद की जरूरत है। लेकिन अगले सुबह थकान और बढ़ गई। मेरी बहन मुझे बिस्तर से उठाने की कोशिश कर रही थी और बस बाहर खड़ी थी और वह कह रही थी, तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी भी बिस्तर में क्यों हो। लेकिन मैं बहुत थका हुआ था, मैं उठ नहीं सका। तो मैं नीचे गया और अपनी माँ को फ़ोन किया और रोते हुए उसे बताया कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। रॉबिन, एक नर्स, को लगता है कि यहाँ बस एक नींद में किशोरी से अधिक कुछ हो सकता है और वह उसे डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लेती है। उनकी पहली यात्रा काफी सामान्य थी। एक नियमित चेकअप, सामान्य रक्त परीक्षण, पूर्ण रक्त गणना, संक्रमण की जांच। वही होगा जो किसी और को डॉक्टर के कार्यालय में जाने पर मिलेगा। जेसिका की सभी परीक्षण रिपोर्ट सामान्य आती है। डॉक्टर को लगा कि शायद ये वायरस था और बस उसे कुछ दिनों के लिए देखना चाहिए और अगर वह बेहतर नहीं हो रही हो तो उसे वापस लाना चाहिए। अगले कुछ दिनों के लिए सैकोन जेसिका के सुधरने का इंतजार करते हैं, लेकिन वह नहीं करती। जेसी बहुत सुस्त थी, वह सोफे से उठना नहीं चाहती थी। वह पूरे वाक्यों में जवाब नहीं दे रही थी। उसे बुखार नहीं आ रहा था, जो मुझे असामान्य लगा। वह खाना नहीं चाहती थी, वह पीना नहीं चाहती थी, बस गोलमोल होकर वहां पड़ी रहना चाहती थी। हमें जो चिंता थी वह यह थी कि हमें उसे उठाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। उसे उठाने में कुछ खा लो, उसे एक गिलास पानी पीने के लिए उठा दो, उसे बाथरूम जाने के लिए भी उठा दो। वह बस कहती रही कि वह थकी हुई थी। मैं था बहुत उलझन थी। मैं सोच रहा था कि क्या मैं मर गया हूँ, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। समझ नहीं आया क्या हो रहा था। जेसिका लगातार 24 घंटे सो रही है और रॉबिन को जल्द ही एहसास हुआ कि निर्जलीकरण एक बहुत ही वास्तविक संभावना है। वह जेसिका को हर कुछ घंटों में उठाना शुरू कर देती है ताकि उसे जबरदस्ती पानी पिला सके। मैं उसे रसोई की मेज पर 10 से 15 मिनट तक बैठाए रखता। जेसिका की नींद के 7वें दिन रॉबिन उसे वापस डॉक्टर के पास ले जाती है। बस डॉक्टर के पास जाने की कोशिश कर रही हूँ। काफी मशक्कत करनी पड़ी। हमें उसे बिस्तर से उठाना पड़ा और कपड़े पहनाने में मदद करनी पड़ी। वह हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही थी। उसने कार में पूरी तरह सो लिया और उसने डॉक्टर के ऑफिस में कुर्सी पर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। डॉक्टर फिर से कहता है कि यह सबसे अधिक संभावना एक वायरस है, लेकिन सुनिश्चित करने के लिए कुछ परीक्षण करने का फैसला करता है। डॉक्टर ने उससे और खून लिया कुछ खास तरह के वायरस देखने के लिए। स्टीम बोरर, मोनोन्यूक्लियोसिस, लाइम रोग और कई अन्य चीजें जो सामान्य अस्वस्थता और थकान का कारण बन सकती हैं।
वे परीक्षण भी नकारात्मक आए। डॉक्टर रॉबिन से धैर्य रखने और जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने आप खत्म होने देने का आग्रह करता है। फिर अगले 24 घंटों में जेसिका वाकई बदलती लगती है। शायद 8वें दिन तक वह थोड़ी हल्की हो गई और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया और वह ठीक हो गई। और जब मैं बेहतर महसूस करता था तो मैं पूरी तरह बेहतर महसूस करता था और ये चला गया। 10 दिनों की लगभग नींद के बाद यह घटना खत्म हो जाती है, जितनी रहस्यमय तरीके से यह शुरू हुई थी। फिर मैंने कहा, पता है चल रहा था, और उसने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता, मैं थकी हुई थी, मैं बस सो रही थी। मुझे बहुत राहत मिली कि वह ठीक महसूस कर रही थी और सामान्य हो गई थी। अगले 6 महीनों तक सिचोन ने घर में सब कुछ सामान्य है। वह सोने वाली घटना अब एक दूर की याद है, लेकिन अप्रैल की एक शाम सब कुछ बदल जाता है। दूसरा एपिसोड इस प्रकार आया। अचानक वह एक रात पार्टी से घर आई, कहा कि वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही है और बिस्तर पर चली गई। मुझे वास्तव में नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है। हालांकि अगली सुबह वह नहीं उठी। जेसिका 2 दिन सीधे सोती है। फिर से वह अपने परिवार के प्रति अचेत है और उसे पीने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। और जेसिका के पास एक नया लक्षण भी है। जब उसे जगाया जाता है, जो एक बहुत कठिन काम है, वह बच्चों जैसी बोलने लगती है। जेसिका बार बार वही चीजें दोहराती थी जो वह मांगती थी। पानी, वह कहती थी मुझे एक सेब चाहिए। सेब, यह सामान्य नहीं है। जेसिका भी आवाजों के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील लगती है। वह सोफे पर लेटी हुई थी, सो रही थी। मैं उसके बालों से खेल रहा था और उसने ओह आह कहना शुरू कर दिया। और उसने कहा, तुम्हारी घड़ी की टिक टिक से मेरे कानों में दर्द हो रहा है। डरते हुए कि यह वायरस से बहुत अधिक गंभीर है, रॉबिन ने जेसिका को पूरी जांच के लिए उसके डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया। डॉक्टरों ने दूसरी श्रृंखला के रक्त परीक्षण की और परिणाम फिर से सामान्य आए। डॉक्टर उलझन में है और सुझाव देता है कि जेसिका को एक बाल तंत्रिका विशेषज्ञ से दिखाया जाए। डॉक्टर को लगा कि उसके साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल हो सकता है जो वह महसूस कर रही थी। किसी कारण से सो रही थी जिसे शायद वे उससे बेहतर मूल्यांकन कर सकते थे। जांच के दौरान लगभग कोमा में जेसिका डॉक्टर के निर्देशों का पालन करने में मुश्किल से सक्षम है। यह वाकई मुझे बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि मैं बस सोना चाहता था और वह मुझे इधर उधर चलाने के लिए मजबूर कर रहा था और मैं बस सोना चाहता था। हालांकि जेसिका को स्पष्ट रूप से जागते रहने में गंभीर कठिनाई हो रही है, न्यूरोलॉजिकल जांच स्वयं पूरी तरह से सामान्य है। न्यूरोलॉजिस्ट का सुझाव है कि जेसिका की समस्या मनोवैज्ञानिक हो सकती है। If diagnosis is a mystery. 6 महीने से हाई स्कूल की फ्रेशमैन जेसिका सिस्कोन को अजीब एपिसोड का अनुभव हो रहा है, जहां वह लगातार 10 दिन सोती है और उसे जबरदस्ती खाना और पीना पड़ता है। लेकिन जब जेसिका के सभी न्यूरोलॉजिकल परीक्षण सामान्य होते हैं, तो उसके न्यूरोलॉजिस्ट निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके एपिसोड की जड़ मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। मेरे पति और मुझे वास्तव में विश्वास नहीं था कि यह समस्या थी, लेकिन हम अपना सिर रेत में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए हमें लगा कि हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए और हमने एक पाया थेरेपिस्ट जो एक किशोरी को मूल्यांकन के लिए ले जाने को तैयार था। सैकॉन्स जेसिका के लिए 2 और अपॉइंटमेंट्स तय करते हैं, एक मनोचिकित्सक के साथ और दूसरा एक ईजी के लिए। लेकिन इन योजनाओं के बनते ही जेसिका एक बार फिर 10 दिन की बेहोशी से उभरती है। अगली सुबह वह जागी और फिर से एक नाटकीय परिवर्तन, पूरी तरह सामान्य, ऊर्जा से भरपूर एक व्यक्ति जिसे हमने फिर से 10 दिनों तक नहीं देखा था, फिर से वहां था। अपने बच्चे में इतनी नाटकीय बदलाव देखना अस्थिर कर देने वाला होता है। एक दिन बाद रॉबिन जेसिका को ईजी के लिए ले जाता है, या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये परीक्षण मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापता है। मैं पसंद करता कि ईजी कुछ दिन पहले ही किया गया होता जब वह सो रही थी, लेकिन हम तब नहीं कर सकते थे। और जैसा कि रॉबिन को संदेह है, ईजी पूरी तरह से सामान्य आता है। थेरेपी सत्र जल्द ही है और यद्यपि संदेहास्पद है, जुकोनीस को आशा है कि शायद उन्हें वहां कुछ उत्तर मिलेंगे। थेरेपिस्ट के साथ मुलाकात सिर्फ बातचीत थी। वह ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या अवसाद है। मैं खुशमिजाज इंसान हूँ, तो
मुझे नहीं लगा कि ये एक संभावना थी। थेरेपिस्ट को उसके साथ कुछ भी गलत नहीं लगा क्योंकि इस समय जेसिका पूरी तरह से स्वस्थ है। उसे केवल वही पता था जो मैंने उसे पिछले 2 एपिसोड के बारे में बताया। यह उस समय की तरह था जब आपकी कार में एक खटखटाहट होती है और आप इसे अपने मैकेनिक के पास ले जाते हैं और ये दस्तक देना बंद कर देता है और आप उन्हें समझा रहे हैं समस्या क्या है और वे आपको बता रहे हैं कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं मिल रहा है। लेकिन 1 महीने बाद जेसिका स्कूल से घर आती है और फिर से असहज महसूस करने की शिकायत करती है। रॉबिन और जॉन सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं। जब जेसिका 2 दिनों तक नहीं जागती है तो रॉबिन थेरेपिस्ट के साथ एक आपातकालीन अपॉइंटमेंट निर्धारित करता जॉन है। और मैं उसे थेरेपिस्ट के कार्यालय में ले जाते हैं और मैं कुछ चुन रहा हूँ। यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं हमेशा से कहता आया हूँ। और वह उसे देखती है और वह हमें देखती है और उसने कहा, ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आया कि आप क्या कह रहे थे। थेरेपिस्ट ने जेसिका को निरीक्षण के लिए मनोरोग इकाई में भर्ती करने का सुझाव दिया, लेकिन रॉबिन और बहुत अच्छा जॉन ने अभी मना कर मैं दिया। वास्तव में अपनी 13 साल की बेटी को मनोरोग इकाई में छोड़ने में सहज महसूस नहीं कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह कहीं भी हो जहां मैं कम से कम उसके साथ रहकर उसकी देखभाल न कर सकूं। इस समय कोई और विकल्प न होने पर हमने उसे एंटी डिप्रेसेंट्स पर रखने के लिए सहमति व्यक्त की। आप कुछ महीनों तक इन दवाओं का सेवन करने के बाद उसने एपिसोड का अनुभव जारी रखा और उसे कोई राहत नहीं मिली। इसलिए 6 महीने बाद चिकित्सक ने उसका इलाज बंद कर दिया, ये कहते हुए कि उसे नहीं लगा कि उसके साथ कुछ गलत है और उसे इस समय किसी थेरेपी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अजीब एपिसोड जेसिका के जीवन में तबाही मचाना जारी रखते हैं। स्कूल के हफ्तों को मिस करने के बाद वह केवल पकड़ने के लिए एक ट्यूटर को काम पर रखने के लिए मजबूर है। मैं स्कूल में पीछे हो रहा था। मैं और अधिक लोगों को समझा रहा था कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं 10 दिनों से सो रहा हूँ और जब ये होता है तो मुझे अजीब लगता है और मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूँ और ये सब मैं उन्हें बता सकता हूँ। लेकिन जब जेसिका एपिसोड में नहीं होती तो वह पूरी तरह से ठीक होती है। इन्हीं सामान्य अवधियों में से एक के दौरान जेसिका अपने समर कैंप के साथ कनाडा की बस यात्रा पर जाने की योजना बनाती है, लेकिन सवारी के अंत के करीब ये फिर से शुरू हो जाता है। मैं धुंधला महसूस कर रहा था और मैं बस में अपनी माँ को बुला रहा था और मैं बस रो रहा था, उसे बता रहा था कि मुझे फिर से बुखार हो रहा कुछ है। फोन कॉल्स और एक बहुत महंगा हवाई टिकट के बाद हम उसे कनाडा से कैनेडी हवाई अड्डे पर घर ले आए। रॉबिन ने फैसला किया कि जैसे ही हवाई जहाज उतरेगा वह जेसिका को तुरंत अस्पताल ले जाएगा ताकि वह दौरे के दौरान न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सके। न्यूरोलॉजिस्ट ने हमसे अस्पताल में मुलाकात की। हमने उसके लिए समय निर्धारित किया था, CT स्कैन और एक MRI और एक और EG। जॉन और मुझे लगा कि यह वास्तव में बहुत अच्छा था क्योंकि हमें ये परीक्षण किए जा रहे थे। जब वो एपिसोड का सामना कर रही थी शायद तब वे पता लगा सकते थे कि उसे क्या परेशानी थी। लेकिन भले ही वह एक एपिसोड के बीच में हो, जेसिका की सभी परीक्षण परिणाम सामान्य आते हैं। उसकी CT स्कैन, MRI और EG एक स्वस्थ यदि नींद से भरे किशोरी को प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा, हम यहाँ उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप उसे घर ले जा सकते हैं, वह घर पर सो सकती है जैसे वह यहाँ सो सकती है। एक नर्स के रूप में मैं इसे समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बहुत परेशान थी। तबाह होकर रॉबिन और जॉन जेसिका को घर वापस ले आते हैं। जेसिका के रहस्यमय एपिसोड परिवार पर भारी पड़ रहे हैं, किसी भी विश्वसनीय निदान के बिना। हमारी बेटी के पूछने पर हमारे पास कोई जवाब नहीं है। सांप से उसके साथ क्या गलत है? वो कभी कभी सोचती है कि वो पागल है। मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मुझे उम्मीद थी कि यह फिर से नहीं होगा। वास्तव में तब तक मुझे पता था कि यह शायद फिर से होगा। डर यह है कि यह कुछ ऐसा हो सकता है जो प्रगतिशील हो सकता है। जानते हैं, बस उसके जीवन में हर चीज को धमकी दे रही है। बस रोना चाहती थी। हमें नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा था। If diagnosis is a mystery. पिछले 1.5 साल से जेसिका सिस्कोन को अजीब घटनाएं हो रही हैं, जहां वह लगातार 10 दिनों तक सोती रहती हैं, पर उसके डॉक्टर और अन्य विशेषज्ञ अभी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। 1.5 साल बाद भी जेसिका को क्या हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं मिला है। जॉन और मैं, हम बहुत परेशान हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या फिर करें। जनवरी 2006 की शुरुआत में कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त रॉबिन को एक मेडिकल टीवी स्पेशल के प्रसारण के बाद फोन करते हैं। मुझे फ़ोन कॉल आने लगे थे कि आप जानते हैं, मैंने अभी ये शो देखा और ये बहुत कुछ किस जैसा लगता है। आपकी बेटी को क्या है? मैं ऑनलाइन प्रतिलिपि देख सका और पढ़ा कि ये क्या था और ये बहुत कुछ जेसिका जैसा ही लगा। एक सपोर्ट ग्रुप वेबसाइट से रॉबिन को डॉ ओरेन डेविंस्की का नाम मिला,
जो NYU में एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। कई मामलों में मैं निदान की ट्रेन लाइन पर अंतिम पड़ाव हूँ। इससे पहले कि लोग मुझसे मिलें, वे कई डॉक्टरों के पास जा चुके होते हैं। रॉबिन डेविंस्की के साथ अपॉइंटमेंट बनाते हैं, ये जानते हुए कि वह जेसिका की आखिरी उम्मीद हो सकती है। पहली बार जब मैंने जेसिका को देखा तो वह उस समय की एक सामान्य 15 वर्षीय लड़की की तरह लग रही थी। वह बुद्धिमान थी, वह सतर्क थी, वह उत्तरदायी थी और मुझे लगता है कि वह निराश थी। रॉबिन डॉ डेविंस्की को बताने लगते हैं कि पिछले साल से उनका जीवन कैसा रहा है। डाविंस्की ने हमें बताया कि अगली बार जब मुझे एक एपिसोड में देखा जाएगा तो हम अस्पताल जाएंगे और वहाँ मेरी नींद की निगरानी करेंगे। पहली बार सोकोनी एक एपिसोड की उम्मीद करते हैं और 2 सप्ताह बाद यह होता है। मैंने उसका बैग पैक किया और मैंने अपना बैग पैक किया और हम चल दिए। जेसिका को NYU मेडिकल स्लीप सेंटर लाया गया है, जहां वह कई दिनों तक कड़ी वैज्ञानिक जांच के तहत सोती है। जेसिका को इस इलेक्ट्रिकल उपकरण से जोड़ा गया था। उसके सिर से तार निकले हुए थे, उसके सीने पर चीजें लगी हुई थी, वह हर जगह से जुड़ी हुई थी। नींद अध्ययन के दौरान हम मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापते हैं या EEG, हम हृदय गति को मापते हैं या EKG। उसके एपिसोड के दौरान वह दिन के अधिकांश समय सो रही थी और जब मैं उसे देखने आता तो वह उसकी आंखों में थोड़ी चमकदार सी नजर आ रही थी। मैं सी कुर्सी पर बैठने और सोने में बिताए इस लंबे कुछ दिन और थे। बस कुछ दिनों बाद डॉ डेविंस्की ने रॉबिन को उसके निदान के साथ फोन किया। उसने कहा कि उसे लगा कि उसे क्लाइन-लेविन सिंड्रोम है। क्लाइन-लेविन सिंड्रोम एक अत्यंत दुर्लभ जटिल न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसे अत्यधिक नींद की अवधि की विशेषता है। डॉक्टरों का मानना है कि क्लाइन-लेविन का कारण हाइपोथैलेमस में निहित है, मस्तिष्क का एक क्षेत्र जो अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसमें शरीर का तापमान और नींद चक्र शामिल है। सच ये है कि हम नहीं करते। ये कहाँ से आता है पता है? ये अक्सर लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए यौवन के आसपास शुरू होता है, इसलिए शायद किसी तरह से सेक्स हार्मोन जिम्मेदार होते हैं इसे ट्रिगर करने या किसी तरह से विकार को सक्रिय करने में। क्लाइन-लेविन सिंड्रोम के लिए कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है, इसलिए केवल अन्य परीक्षणों के कोई परिणाम न देने पर ही निदान किया जा सकता है। ये बीमारी इतनी दुर्लभ है कि सभी डॉक्टरों को इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं होता। अब तक क्लाइन-लेविन सिंड्रोम के केवल 200 मामलों का अध्ययन किया गया है। KLS का निदान करना वास्तव में डॉक्टरों की शैक्षिक प्रणाली का प्रतिबिंब है। डॉक्टर अक्सर तमाम विकारों के बारे में नहीं जानते और अधिकांश डॉक्टरों के लिए जब उनके सामने कुछ असामान्य मामला आता है, कुछ अजीब सा वे कूदने लगते हैं। ये एक घुटना झटका प्रतिक्रिया है कि ये मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, रोगी उदास होना चाहिए। यदि सैकॉन्ड्स ने अवसाद के निदान से लड़ाई नहीं की होती तो जेसिका को एक मनोरोग वार्ड में भर्ती कराया जा सकता था और शक्तिशाली और संभावित रूप से खतरनाक दवा दी जा सकती थी। उसके साथ और भी भयानक चीजें गलत हो सकती थीं। इसलिए हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे थे और कह रहे थे कि यह ठीक है, ये कुछ ऐसा है जिससे हमें जीना है। दुर्भाग्य से डेविंस्की उन्हें बताता है कि वे बहुत कुछ नहीं कर सकते। क्लाइन-लेविन सिंड्रोम के लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों का इलाज करने का एक तरीका है। इस समय हमारे पास जो चीज है वह रिटलिन है। एम्फेटामिन या स्पीड की तरह काम करता है और आशा है कि अगर वह बहुत नींद लेने लगती है तो उसके मस्तिष्क को उत्तेजित करके हम कम से कम इसे रोक सकते हैं, उसकी नींद की मात्रा को कम अब करें। एक एपिसोड के दौरान मैं प्रतिदिन 60 मिलीग्राम रिटालिन लेता हूँ, जो 6 गोलियों के बराबर है। रिटालिन का उद्देश्य मुझे जागृत रखना है, जिससे मैं और पियो और खाओ ताकि मैं डिहाइड्रेट ना हो जाऊं, और इससे मेरी माँ को भी बहुत आसान हो जाता है मेरी देखभाल करने कुछ के अच्छी लिए। खबर है, कई मामलों में विकार उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है जितना कि यह प्रकट हुआ था, अक्सर तब जब मरीज अपने 20 के दशक में पहुंचते हैं। अध्ययन किए गए रोगियों में से 90% से अधिक रोगी क्लाइन-लेविन लक्षणों से उभर जाएंगे और जिनमें कुछ हद तक ये शेष है। 10 साल के बाद ये आमतौर पर बहुत हल्का होता है। यह जानना कि यह घातक नहीं था या मैं इससे बाहर निकल सकता था, निश्चित रूप से एक राहत थी। मुझे लगता है कि उसे 5 साल में या निश्चित रूप से 10 साल में अच्छा करना चाहिए। लक्षणों के गायब होने की बहुत अच्छी संभावना है। आज सकोनी जेसिका के एपिसोड्स के अनुकूल हो गए हैं। मुझे लगता है कि जेसिका के लिए यह स्थिति एक चुनौती है क्योंकि वह हमेशा पीछे रह जाती है। मैं थोड़ा और प्रेरित हूँ क्योंकि मैं एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूँ और इससे यह वास्तव में कठिन हो जाता है।
अच्छा करने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ये मुझे अधिक प्रेरित करता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं इससे उबर जाऊंगा और सामान्य जीवन जी सकूंगा और जो मैं करना चाहता हूँ वह कर सकूंगा।